अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अब डिटेल में पढ़ाऊँगी। जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि पहले ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है जिसमें आप हवा को अंदर बाहर लेके जा रहे हो, हवा लंग्स तक पहुँचाई और बॉडी से हवा बाहर निकाली। जिस तरह के अब आप बैठे, अगर मैं आपको बताऊँ मैं हवा अंदर लेके जा रही हूँ और ये मैंने हवा बाहर निकाली, तो ये ब्रीदिंग है। ठीक हो गया। ब्रीदिंग के बाद आपको पता है गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। पहले ब्रीदिंग हुई, हवा अंदर गई, हवा बाहर आई, ये ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग के बाद गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हुआ जिसमें गैसेस का हमने तबादला किया। कैसे गैसेस का तबादला किया? जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस हवा के अंदर डाल दी ताकि इस हवा से वो निकल के बाहर आ जाए, और क्योंकि वो वेस्ट गैस है मुझे नहीं चाहिए। और जो हवा अंदर गई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर थी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिच एयर थी, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी। वो ऑक्सीजन मैंने हवा से छीन ली और उसको पकड़ के अपने ब्लड में डाल दिया। ये गैसेस का तबादला हुआ है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो वो कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ही की बदौलत यही रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ज़िम्मेदार होता है ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए और गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस के लिए। ठीक हो गया। अब ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 पार्ट्स आ जाते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं ये देखें, अभी हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। एक वो पार्ट, एक ये वाला सारा रास्ता, वो रास्ता जिसके ज़रिए से हवा अंदर जा रही है, इसको कहते हैं, इस सारे रास्ते को कहेंगे एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे का मतलब है, एयर मीन हवा का, पैसेज रास्ता, हवा के गुजरने का रास्ता, मतलब हवा ने यहाँ से एंटर करना है, कहाँ कहाँ पे जाना है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो सारा रास्ता है इस रास्ते को कहते हैं एयर पैसेजवे। और दूसरा लंग्स। ये 2 चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगी। ठीक हो गया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं। कौन सी 2 चीज़ें आती हैं? एक एयर पैसेजवे, वो सारा रास्ता जहाँ से हवा ने गुजर के जाना है, और दूसरा लंग्स। ये 2 चीज़ें हैं। पहले हम डिटेल में एयर पैसेजवे पढ़ेंगे, फिर हम लंग्स पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसको हमने देखना है। सबसे पहले आपको पता है हम सांस लेने का प्रोसेस अपने नाक से करते हैं, बाज़-औक़ात मुंह से भी सांस ले लेते हैं, लेकिन जो ऑर्गन डिज़ाइन किया गया है सांस लेने के लिए वो हमारा नोज़ ही है। माउथ से तो हम खाना खाते हैं ना, तो हमने माउथ वाला सारा प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था जिसमें हमने खाने की बात की थी। अब हमने हवा की बात करनी है तो हम नोज़ से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है सबसे पहले आपके बाहर की तरफ 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये 2 नोस्ट्रिल्स, ये जो 2 बाहर की तरफ ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, इन ओपनिंग्स को कहते हैं नोस्ट्रिल्स। ठीक हो गया। नोस्ट्रिल्स के बाद हमारे, आप अंदर की तरफ अगर नाक में हाथ भी मारें तो अंदर सारी खाली जगह है, ये जो सारी खाली जगह है इसको कहते हैं नेज़ल कैविटी। ठीक हो गया। तो नाक के पीछे हमारे पास जो होती है वो नेज़ल कैविटी होती है, जबकि हमने पढ़ा था मुंह के पीछे जो होती है वो कौन सी कैविटी थी? ओरल कैविटी, याद करें। ठीक है, तो ये माउथ के पीछे वाली ओरल कैविटी, वो भी मैं बना लेती हूँ साथ में। ठीक हो गया। और मैंने आपको बताया था पीछे जाके नेज़ल कैविटीज़ और ओरल कैविटीज़ दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये सारी हमारी नेज़ल कैविटी है नाक के पीछे। ठीक हो गया। और ये वाली हमारी जो है, ये वाली ओरल कैविटी है। पीछे जाके नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। देखें, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। सही हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये नोज़ के पीछे वाली नेज़ल कैविटी है। इसको सबसे पहले मैंने आपको बताया हवा ने नोस्ट्रिल्स के अंदर से एंटर करना है। ये जो बाहर की तरफ आपके 2 सुराख होते हैं इनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, इन सुराखों से हवा अंदर जाएगी। अंदर खाली जगह, आप हाथ मार के देख लें बेशक, इस जो खाली जगह इसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। ठीक हो गया। ये नेज़ल कैविटी होगी, फिर हवा ने नेज़ल कैविटी में जाना है। नेज़ल कैविटी के बाद ना इसी तरीके से माउथ के पीछे भी कैविटी होती है, खाली जगह होती है, जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, आपको पता है। अब आगे जाके पीछे से नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं, दोनों का एक ही रास्ता है। इस रास्ते को फेरेंक्स कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था फेरेंक्स वो वाहिद रास्ता है जहाँ से फूड ने भी गुजरना है, एयर ने भी गुजरना है। ठीक है, जिस तरह के देखें ये हवा आ रही है तो हवा ने भी इस रास्ते से गुजरना है, ये हवा का रास्ता है। और इसी तरीके से अगर ये फूड आ रही है, ये फूड का बोलस है, तो खाने ने भी इधर से गुजरना है। तो फेरेंक्स वो वाहिद रास्ता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, वो वाहिद जगह है जहाँ से देखें हवा भी गुजर रही है और खाना भी गुजर रहा है। लेकिन आगे जाके क्या होगा, दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये रास्ता अलग हो जाएगा और ये रास्ता अलग हो जाएगा। जो पीछे वाला रास्ता होगा ना वो फूड पाइप है जहाँ से खाने ने गुजरना है। अब ये रास्ता हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमने ये रास्ता पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 1 में। हमने अब आगे वाले रास्ते की बात करनी है जो कि हमारा ट्रेकिया या विंड पाइप है। ये फूड पाइप है जहाँ से खाने ने गुजरना है। विंड पाइप वो है जहाँ से विंड मतलब हवा ने गुजरना है। ठीक हो गया। ये हमारा विंड पाइप हो गया जहाँ से हवा गुजरेगी। तो कैसे एयर पैसेजवे क्या है, वो रास्ता है जहाँ से हवा ने गुजरनी है। तो सबसे पहले हवा कहाँ से गुजरी, आपके बाई की तरफ जो 2 सुराख हैं इनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इन नोस्ट्रिल्स में से हवा गुजरी, फिर ये हवा गई
नेज़ल कैविटी में, वहाँ से आगे गई फेरेंक्स में। फेरेंक्स वो रास्ता है जहाँ से हवा भी और हवा के साथ खाना भी गुजर रहा है। फिर आगे जाके इन दोनों के रास्ते अलग हो गए, खाने का रास्ता अलग हो गया और हवा का रास्ता अलग हो गया। जो हवा का रास्ता है उसको विंड पाइप कहते हैं या इसको ट्रेकिया भी कहते हैं। ये अब हमने डिटेल में पढ़ना है। अब ये सारा रास्ता हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हवा एंड तक कहाँ तक जा रही है। ठीक हो गया, बुक से देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, बुक में वो कह रहा है कि जब व्हेन एयर एंटर्स द बॉडी, जब हवा बॉडी में एक बार एंटर हो जाती है, अब ये हवा गुजरेगी थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स, कई ट्यूब्स में से गुजरेगी। ये देखें, एक बार हवा बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो इसने कई ट्यूब्स में से गुजरना है। ये सारी ट्यूब्स ही हैं जो सारी आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में। ठीक है, तो हवा जो है वो कनेक्टेड ट्यूब में से गुजरेगी। क्यों? टू रीच द लंग, और फिर एंड पे लंग्स तक पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। अब क्या होगा, वो कहता है फिर क्या होता है, आफ्टर गैशियस एक्सचेंज, फिर लंग्स में एंड पे जाके एल्वोलाई के लेवल पे गैसेस का तबादला होता है। गैशियस एक्सचेंज होता है जो मैं आपको डिटेल में बहुत बार बता चुकी हूँ। गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस में क्या होता है, फिर एयर मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड। अब फिर उसके बाद गैशियस एक्सचेंज हो गया, फिर हवा ने क्या करना है, लंग्स से बाहर की तरफ आना है। ठीक, और थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब, इन ट्यूब्स में से, जिन ट्यूब्स से हवा अंदर गई थी उसी रास्ते से अब हवा ने निकल के बाहर की तरफ आना है। ये जो कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, ये जो सारा रास्ता है, ये जो सारी ट्यूब्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इस सारे रास्ते को हम क्या कहते हैं, एयर पैसेजवे कहते हैं। ये एयर पैसेजवे की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, एयर पैसेजवे क्या है, वो कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, सारी ट्यूब्स हैं लेकिन वो आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, जिनके ज़रिए से हवा ने पहले एंटर करना है, एंटर कर गई, इधर चली गई, इधर आके गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया। फिर जब गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया, फिर हवा ने क्या करना है, अब फ्रॉम द लंग्स से अब उसने बाहर की तरफ आना है उसी रास्ते के ज़रिए से। पहले इस उल्टा रास्ता हो जाएगा, पहले ये इस डायरेक्शन में हवा आ रही थी, अब हवा उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो अब हवा ने लंग्स से बाहर की तरफ जाना है उन्हीं सेम कनेक्टेड ट्यूब में से। ये जो कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को एयर पैसेजवे कहते हैं, ये उन्होंने बताया हुआ है। ठीक हो गया। अब एयर पैसेजवे के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमारे रास्ते में आए, जब हवा गुजरी, हवा के रास्ते में कौन कौन से पार्ट्स हैं, अब हमने उनको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हवा गुजरती है नोस्ट्रल्स में से, वही बात जो मैंने आपको बताई, बाहर की तरफ जो दो सुराख होते हैं उनको नोस्ट्रल्स कहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं नेज़ल कैविटी इज़ मेड अप ऑफ 2 नैरो कैविटीज़ बिटवीन नोस्ट्रल्स एंड फेरेंक्स। वो कहता है कि जो आपकी, उसने बात नेज़ल कैविटी से शुरू की है। ठीक है, वो कहता है कि जो आपकी नेज़ल कैविटी है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, वो 2 नैरो कैविटीज़ हैं। देखिए, आप नाक के अंदर हाथ मारे तो एक इस जगह पे खाली जगह है और एक दूसरी जगह पे खाली जगह है। 2 नेज़ल कैविटीज़ हैं आपकी। ठीक है, 2 नेज़ल कैविटीज़ होती हैं आपकी, और ये नेज़ल कैविटीज़ किस किस के दरमियान में मौजूद है, ये आपके नोस्ट्रल्स के दरमियान में मौजूद है और आपके फेरेंक्स के दरमियान में मौजूद है। देखें, 2 नेज़ल कैविटीज़ होती हैं जो आपके नोस्ट्रल्स और आपके फेरेंक्स के दरमियान में मौजूद हैं। ठीक, अब वो कहते हैं हवा जो है वो नेज़ल कैविटी में कैसे आई है, कैसे एंटर की है, नोस्ट्रल्स के ज़रिए से। बिल्कुल, हवा जो है आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर नोस्ट्रल्स के ज़रिए से तो आई है, जो बाई की तरफ जो 2 सुराख बने हुए हैं। अब वो कहता है कि नेज़ल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। नेज़ल कैविटी के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो बाल हैं, आप बिल्कुल हाथ लगाएं अपने, बेशक नेज़ल कैविटी के अंदर आपको बाल महसूस होंगे छोटे छोटे से। ठीक है, और दूसरा क्या है, म्यूकस है, फाइन हेयर, छोटे छोटे से बाल हैं। फाइन हेयर जो नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद है, वो क्या करते हैं, उन्होंने जो हवा बाहर से आ रही है ना, उस हवा के अंदर बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना है। जाहिर सी बात है, जो आपकी बाहर से हवा आ रही है वो इतनी पाक साफ तो है नहीं, उसके अंदर इतने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो अल्लाह ताला ने बाल रखे हुए ना आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर, इस तरह करके इन बाल हैं, इन बालों को क्या मकसद होता है कि वो जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको ट्रैप करना। ठीक हो गया। दूसरा, आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर एक मटेरियल होता है जिसको म्यूकस कहते हैं, ऐसे करके ना स्लाइमी सा म्यूकस मटेरियल होता है, बड़ा चिपचिपा सा, मुलायम सा, स्लाइमी सा मटेरियल होता है। ठीक है, उसको म्यूकस कहते हैं। उस म्यूकस ने क्या करना है, जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो इनकी काबू में नहीं आए, क्योंकि ये जो बाल है ना, फाइन हेयर, इनका काम है लार्जर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना, जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं, लेकिन छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स जो इनकी कैद से बच गए हैं उनको अब ये पकड़ेगा, क्योंकि चिपचिपा सा मटेरियल है। ये जो म्यूकस मटेरियल है ना, बड़ा चिपचिपा सा होता है, तो इसने छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ना उनको अपने अंदर चिपचिपा लेना है, उनको अपने अंदर कैद कर लेना है। ठीक है, इसके साथ जाके चिपक जाएंगे, क्योंकि मटेरियल ही सारा चिपचिपा सा होता है। तो इस तरीके से हमने जो अंदर जाने वाली हवा है हम उसको साफ़ कर रहे हैं नेज़ल कैविटी के अंदर, ताकि जो अंदर हवा आ जाए उसके अंदर ना ही लार्जर डस्ट पार्टिकल्स हो ना ही स्मॉलर डस्ट पार्टिकल्स हो। ठीक हो गया। तो वही वो बात कह रहा है कि जो फाइन हेयर्स नेज़ल कैविटी के अंदर थे, उन्होंने क्या किया, जो अंदर हवा आ रही थी उसको फ़िल्टर किया। कैसे फ़िल्टर किया, जो उसके अंदर लार्जर डस्ट पार्टिकल्स थे ना उनको ट्रैप किया है,
बड़े बड़े। हेयर का काम क्या, बड़े डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ना, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो म्यूकस है ना, जो चिपचिपा सा मटेरियल लगा हुआ है नेज़ल कैविटी की वॉल के साथ, ये नेज़ल कैविटी है, इसकी वॉल के साथ ऐसे करके म्यूकस मटेरियल, चिपचिपा सा मटेरियल लगा होता है, उसने क्या करना है, उसने स्मॉलर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना है अपने अंदर, ठीक है। जो वो डस्ट पार्टिकल्स जो इन फाइन हेयर की कैद से बच गए हैं, इसके काबू में नहीं आए, वो उनको अब इसने पकड़ लेना है। आज मैं तुम लोग को पकड़ता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, और म्यूकस का दूसरा क्या काम है, इसी म्यूकस के 2-3 काम है। एक तो ये काम हो गया कि छोटे डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ना, दूसरा क्या काम है, वार्म द एयर, हवा को गर्म करना, जो बाहर से हवा आ रही है उसको गर्म करना। क्या, कैसे गर्म करना, क्योंकि जो बाहर से हवा आ रही है वो ठंडी है, ठीक है, उस हवा का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करना, क्योंकि उसने मेरे बॉडी में के अंदर से गुजरना है, तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब उस हवा को गर्म करना इस म्यूकस का काम है। तो म्यूकस ने क्या करना है, हवा को गर्म भी करना है एंड कीप इट्स टेम्परेचर, उस हवा के टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देना है। तो ये म्यूकस का काम है। इंपॉर्टेंट बात है वो आपसे इसमें क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि नेज़ल कैविटी के अंदर जो फाइन हेयर्स हैं और म्यूकस है, उनका क्या क्या फंक्शन है। फाइन हेयर का काम है लार्जर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना, और ये जो म्यूकस है इसका क्या काम है, म्यूकस का फंक्शन आपसे पूछ सकते हैं। 2 काम है, एक स्मॉलर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना, दूसरा हवा को गर्म करना। ये म्यूकस का काम हो गया। अब जो हवा अंदर जा रही है, ना तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं और ना ही, और साथ में वो गर्म है, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर है। अब आगे फेरेंक्स आ गया। तीसरा, हवा नोस्ट्रिल्स में से गुजर गई, नेज़ल कैविटी में से गुजर गई, अब फेरेंक्स आ गया। ये फेरेंक्स है जहाँ से हवा ने गुजरना। अब फेरेंक्स की थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा, नेज़ल कैविटी वो कहते हैं ओपन इनटू फेरेंक्स, बिल्कुल सही बात है। नेज़ल कैविटी जो है वो फेरेंक्स में ओपन हो रही है ना, उसके बाद फेरेंक्स आ रहा है। वो कहते हैं फ्लोर ऑफ फेरेंक्स पे एक ओपनिंग होती है जिसको ग्लोटस कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा फेरेंक्स होता है ना, इस फेरेंक्स के आगे 2 रास्ते बन गए। एक रास्ता हमारा बन गया फूड पाइप का और एक रास्ता विंड पाइप का बन गया। अब जो विंड पाइप होता है ना, ये ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, ये ना बिल्कुल जिस तरह मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ ना, ऐसे होता है, ठीक है। ये देखें, ये हमारा इस तरह करके ट्रेकिया, ये पूरा विंड पाइप है, हवा का रास्ता है। अब जो हवा का रास्ता होता है ना, इसमें सबसे ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये खाली ओपनिंग है, खाली ओपनिंग है ना, तो इस ओपनिंग को कहेंगे ग्लोटिस, ठीक है। ये जो ओपनिंग है, ये जैसा कि आपको इस मार्कर की नज़र आ रही है, एक पाइप की नज़र आ रही है, ठीक है, ये ओपनिंग को ग्लोटिस कहेंगे, ठीक हो गया। इस ग्लोटिस के नीचे बिल्कुल ऐसे ही होता है। ग्लोटिस के नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको लैरिंक्स कहते हैं। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, इसको आप लैरिंक्स समझ लें। ये सारा ऑरेंज वाला पार्ट लैरिंक्स है, ठीक है। इस लैरिंक्स को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लैरिंक्स के नीचे जो पार्ट होता है ना, ये वाइट वाला सारा पार्ट, ये आप ट्रेकिया समझ लें। तो ये सारा पार्ट ट्रेकिया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो होता है ना, ये एयर पैसेजवे होता है। सबसे ऊपर क्या होगा, ये मैंने आपको याद करवाने के लिए इस्तेमाल किया है। सबसे ऊपर ग्लोटिस जो कि ओपनिंग है, ग्लोटिस के नीचे लैरिंक्स, ऑरेंज वाला सारा लैरिंक्स समझ लें आप। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है, यही वो जगह है जहाँ से मेरी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो भी अब डिटेल में पढ़ेंगे। ये ऑरेंज वाला सारा पार्ट, फिर जो सारा नीचे वाइट वाला पार्ट है ना, ये सारा ट्रेकिया समझ लें। तो इस तरीके से हमारा एयर पैसेजवे है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये सबसे ऊपर की तरफ मैं ग्लोटिस बना, सबसे ऊपर की तरफ मैंने कहा ओपनिंग है, इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, ठीक हो गया। इसको थोड़ा ऊपर करके बना देते हैं, यहाँ पे करके, ये ग्लोटिस है। ग्लोटिस के नीचे वाला जो पार्ट होगा, मैंने आपको बताया वाला सारा पार्ट, इसको आप लैरिंक्स समझ लें, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, लैरिंक्स। ये हमारा वॉइस बॉक्स है, यहीं से मेरी आवाज़ पैदा हो रही है सारी की सारी। और उसके बाद नीचे की तरफ जो होगा उसको हम ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया, या उसको विंड पाइप भी कहा जाता है आम ज़बान में, वरना उसको बायोलॉजी में उसको ट्रेकिया कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो ओपनिंग है इसको ग्लोटिस कहते हैं। अब खुद ही सोचें, अगर ये एक खाली जगह यहाँ पे मौजूद है, एक ओपनिंग मौजूद है, तो मेरी जो खाना, मैंने आपको बताया फेरेंक्स में से खाना भी गुजरना है, हवा भी गुजरनी है। तो वो खाने को जब ये खाली जगह नज़र आएगी तो वो खाना तो यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी एंटर कर सकता है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सारा डिटेल में पढ़ाया था। अब खाने को इस जगह पे जाने से प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे फेरेंक्स के अंदर एक छोटू सा ढकना रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके एक छोटू सा ढकना है। इस ढकने को एपिग्लोटिस कहते हैं। क्यों एपिग्लोटिस कहते हैं? क्योंकि इसने ये जो ग्लोटिस है इसको कवर करना है। मान लो ये मेरी उंगली ढकना है, इस एपिग्लोटिस ने ऐसे करके आना है, इसको बंद कर देना है। जब ये रास्ता बंद हो जाएगा तो अब हवा यहाँ पे जो हमारी फूड है वो यहाँ पे तो एंटर नहीं कर सकती, तो फिर फूड को यहीं पे एंटर होना पड़ेगा, फूड पाइप में एंटर होना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता अब उसको बंद मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है, ये बात उन्होंने आपकी बुक में की हुई है कि फेरेंक्स जो होता है उसके फ्लोर में एक ओपनिंग होती है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। बिल्कुल ये बात है, ठीक है। ये फेरेंक्स है, फेरेंक्स के फ्लोर पे, फ्लोर फर्श को कहते हैं ना, फर्श मतलब नीचे वाली जगह, तो फेरेंक्स के नीचे वाली जगह पे एक ओपनिंग है उसके फ्लोर में, उसको ग्लोटिस कहते हैं। अच्छा, वो जो ग्लोटिस जो है इट ओपन्स इन लैरिंक्स। ये ग्लोटिस है,
ये ग्लोटिस, इसने लैरिंक्स के अंदर खुलना है, लैरिंक्स के अंदर ही खुल रहा है ना, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं वो जो ग्लोटिस है ना, ये जो ढकना है, ये जो ओपनिंग है ग्लोटिस, इसको बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए ऊपर एक छोटू सा फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। वो एपिग्लोटिस फेरिंक्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक हो गया। इसलिए उसको फेरिंक्स में हम तज़किरा कर रहे हैं उसका, क्योंकि वो जो ढकना है एपिग्लोटिस का ये फेरिंक्स में मौजूद है। तो जब हम खाना खा रहे होंगे तो उस एपिग्लोटिस ने आके इस ग्लोटिस को कवर कर देना है, ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो वही वो बात कह रहा है कि ग्लोटिस को गार्ड किया होता है एक फ्लैप ने, वो फ्लैप एपिग्लोटिस का होता है। इसका मकसद क्या है, तब प्रिवेंट द फूड, ताकि खाने को प्रिवेंट किया जाए, बचाया जाए, एंड लिक्विड खाना या पीना, जो भी आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उन दोनों को, कि फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, वो विंड पाइप में एंटर ना हो सके। जो आपका खाना है वो आपका खाना फूड पाइप में जाए, उसके लिए ये रास्ता है, वो इसी रास्ते में जाए, वो इस रास्ते में एंटर ना हो जाए। तो इस रास्ते में एंटर होने से बचाने के लिए ये जो ग्लोटिस है इसको बंद करना ज़रूरी है। इसको बंद करने के लिए ऊपर एक फ्लैप आएगा जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, वो इस ढकने को बंद कर देगा। जब ये ढकना बंद हो जाएगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक हो गया, ताकि खाना ना आपके विंड पाइप में जाए ना आपके लंग्स में जाए। जाहिर सी बात है, विंड पाइप में नहीं जाएगा तो लंग्स में नहीं जाएगा, ठीक। फेरिंक्स वो कहता है कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, फूड भी गुजरती है फेरिंक्स में से फूड भी गुजरनी है, एयर भी गुजरनी है। हमने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में बात की है, और ये बार बार आपसे पूछेंगे एमसीक्यू में, आपके बोर्ड में भी बार बार ये चीज़ आएगी, और इसके अलावा आपके स्कूल में भी एमसीक्यू बार बार पूछेंगे कि फेरिंक्स एक कॉमन रास्ता है जहाँ से फूड ने भी गुजरना है, वो फूड ने फिर आगे इसोफेगस में चले जाना है, और हवा ने भी गुजरना है, उस हवा ने आगे लैरिंक्स में चले जाना है। हवा भी गुजरेगी और वो हवा आगे लैरिंक्स में चली जाएगी, और खाना भी गुजरेगा, खाना आगे फूड पाइप में चला जाएगा। तो ये बात है। आगे वो कहता है लैरिंक्स की बात कर लेते हैं, वही बात जो मैंने भी आपको समझाई कि इस तरह करके स्ट्रक्चर होता है। ये पहले ग्लोटिस है, ग्लोटिस हमने पढ़ लिया, ग्लोटिस के बाद हम लैरिंक्स आता है, लैरिंक्स आ रहा है ना, तो हम लैरिंक्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स क्या है, एक छोटू सा बॉक्स है, ठीक है, जो कहाँ मौजूद है, फेरिंक्स के दरम्यान में मौजूद है और ट्रेकिया के दरम्यान में मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। देखें, लैरिंक्स किसके दरम्यान में मौजूद है, फेरिंक्स और ट्रेकिया, इन दोनों के दरम्यान में लैरिंक्स मौजूद है। आपने एक बार स्ट्रक्चर देख लिया ना, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही चीज़ें याद आती रहेंगी। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहीं से आवाज़ पैदा हो रही है, यहीं से तो मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है। आवाज़ क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना लैरिंक्स का स्ट्रक्चर कैसे है मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊँ। एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर ना 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, ये 2 बैंड्स हैं, फाइब्रस बैंड्स। फाइब्रस बैंड्स का मतलब है ये ना, जिस तरह मोटा धागा नहीं होता, फाइबर धागा, मोटा धागा कोई समझ लो, उस तरह के हैं ये स्ट्रक्चर्स हैं 2। इन स्ट्रक्चर्स को वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे करके लैरिंक्स का स्ट्रक्चर होता है। 2 वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये अटैच्ड होते हैं टू द इनर वॉल ऑफ द लैरिंक्स। ये लैरिंक्स की इनर वॉल के साथ, ये लैरिंक्स है तो ये लैरिंक्स की इनर वॉल अंदर की तरफ 2 फाइब्रस बैंड्स अटैच हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। नॉर्मली जब मैं सांस ले रही होती हूँ तो ये हवा मेरी, जाहिर सी बात है, इस रास्ते से एंटर होनी है। ऐसे ही होता है ना कि ये सारा रास्ता मेरी हवा का है, तो हवा ने यहाँ से ऐसे करके एंटर होना है। जब हवा ने एंटर होना है तो इसके अंदर जो 2 वोकल कॉर्ड्स मौजूद है ना, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ऐसे करके तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे ताकि हवा अंदर से गुजर जाए, ठीक हो गया। और जब मैं बात करने लगती हूँ तो तब ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के करीब आते हैं। अब जब एक दूसरे के करीब आएंगे ना दोनों, और अंदर से हवा भी गुजर रही है, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया। ये आप ना फिज़िक्स में पढ़ेंगे कि जब भी चीज़ें वाइब्रेट करती हैं ना, तो वाइब्रेशन की वजह से हमेशा साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इधर भी ये दोनों वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करेंगे, इनके अंदर वाइब्रेशन होगी, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल उस तरह जिस तरह गिटार की वो जो होती है ना स्ट्रिंग्स, जब वो वाइब्रेट करती हैं तो जो लोग गिटार बजाते हैं तो तब जिस तरह वहाँ पे आवाज़ पैदा होती है ना, वही मैकेनिज़्म यहाँ पे है। उसी तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ इनकी वाइब्रेशन होती है, दोनों वोकल कॉर्ड्स की, और फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वही कह रहा है कि 2 फाइब्रस बैंड जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वो कहाँ पे अटैच होते हैं, लैरिंक्स की इनर वॉल पे अटैच होते हैं। और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो मैं बोल पा रही हूँ इसी वजह से बोल पा रही हूँ, ये लैरिंक्स की वजह से बोल पा रही हूँ, ठीक है, थैंक्स टू दिस लैरिंक्स, ठीक हो गया। जब ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं ना, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन स्पीच का मतलब है जो मैं बोल पा रही हूँ इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो स्पीच कैसे पैदा होती है, एक तो ये वाइब्रेशन, वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन होगी, दूसरा मेरे लिप्स, मेरी चीक्स, मेरी ज़ुबान, मेरे जाज़, ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, तो इन सारी चीज़ों की मूवमेंट की वजह से मेरी स्पीच प्रोड्यूस हो पा रही है, ठीक है। इस तरीके से मैं बोल पा रही हूँ, तो ये उन्होंने बताया हुआ है। आगे वो कहता है कि अब जो हवा है उसने कहाँ से गुजरना है,
हमने पहले पढ़ लिया हवा ने ग्लोटिस से गुजरना था, ग्लोटिस के बाद इस लैरिंग्स से गुजरना था, अब हवा ने इस ट्रेकिया में से गुजरना है, जो मेरा सारा ट्रेकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसको देख लेते हैं बुक में से आपके, अगर मैं दिखाऊं तो यही उन्होंने दिखाया हुआ है, देखें ये उन्होंने दिखाया हुआ आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स में से हवा गुजर रही है, फिर लैरिंग्स के बाद अब ये सारा ट्रेकिया आपका जहाँ से हवा गुजरेगी। ठीक है, ट्रेकिया, ये सारा ट्रेकिया, ट्रेकिया जो है ना जैसे ही लंग्स में एंटर करेगा ना तो ट्रेकिया ने 2 ट्यूब्स के अंदर टूट जाना है, एक ट्यूब राइट लंग में जाएगी और एक ट्यूब लेफ्ट लंग में जाएगी। तो ये 2 ट्यूब्स जो होती हैं, अब इनको ट्रेकिया नहीं कहेंगे, अब इनको हम ब्रोंकाई कहेंगे, ब्रोंकाई। ठीक है, पहले ट्रेकिया था, जैसे ही ट्रेकिया लंग्स में एंटर होगा तो 2 ट्यूब्स के अंदर टूट जाएगा, एक ये ट्यूब एक ये ट्यूब, इस ट्यूब को और इस ट्यूब को दोनों को मिला के हम ब्रोंकाई कहेंगे। ये देखें ब्रोंकाई। ठीक हो गया। और एक ट्यूब को ब्रोंकस कहते हैं, ये एक ब्रोंकस दूसरा ब्रोंकस, दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहेंगे। अब वो जो ब्रोंकाई है ना वो मज़ीद आगे जाके टूटेंगे, टूट के उन्होंने ब्रोंक्यूज़ बना देना है, छोटे छोटे ट्यूब में टूटी जा रहे हैं। ठीक है, और वो ब्रोंक्यूज़ बनती जा रही हैं, और ब्रोंक्यूज़ ने फिर मज़ीद आगे एंड पे टूटना है, फिर क्या बनना है वो अभी मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के पीछे नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी में एयर जाएगी, फिर उसके बाद आपको पता है फेरिंग्स में एयर आएगी, फेरिंग्स के बाद हमारे पास 2 रास्ते बन जाएंगे, लेकिन हमें हमारा दूसरे वाले रास्ते से कोई अभी लेना देना नहीं है, जो फूड पाइप है। हमने हवा की बात करनी है तो हम इस वाले रास्ते की बात करेंगे। अब इस वाले रास्ते को मैं आपको डिटेल में बताऊँगी क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, ये पहले हमारा आता है लैरिंग्स। ठीक, सबसे पहले ओपनिंग थी, उस ओपनिंग को हमने ग्लोटिस कहा था। ग्लोटिस के बाद हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को लैरिंग्स कहते हैं, जो मेरा वॉइस बॉक्स है, जहाँ से मैं बोल पा रही हूँ, जहाँ से मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, उसके बाद सारा हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसको ट्रेकिया कहते हैं, ये सारा ट्रेकिया है। ठीक, ट्रेकिया ने आगे टूट जाना है 2 स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये आगे मेरे 2 लंग्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, एक लंग यहाँ पे और एक ऐसे करके 2 लंग्स मौजूद हैं। ये सारा चेस्ट, ये सारी इधर से पेट इंसान का शुरू हो रहा है, ये सारा अभी मैं आपको चेस्ट कैविटी पढ़ा रही हूँ, चेस्ट। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, थोड़ा इसको नैरो बना लेते हैं। अब ये हमारा जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जैसे लंग्स में एंटर करेगा इसने 2 ट्यूब में टूट जाना है, 2 ट्यूब में टूट गया। हर ट्यूब, इन दोनों ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक हो गया। अब ये ब्रोंकाई जब लंग में एंटर करेंगे ना, इन्हें मज़ीद छोटे ट्यूब के अंदर टूटते जाना है, छोटे छोटे मज़ीद ट्यूब के अंदर टूटती जा रही हैं, और जो मज़ीद छोटी ट्यूब्स बनती जा रही हैं ना उनको अब कहेंगे ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि वो छोटी होती जा रही हैं तो उनको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, वो ब्रोंक्यूल्स मज़ीद आगे टूटती जाएंगी। इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ लंग को, कि लंग के अंदर ये मज़ीद ट्यूब्स कैसे टूट रही हैं, मैं आपको ये जूम करके दिखा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये एक लंग का स्ट्रक्चर, ये वही जो ब्रोंकस अंदर एंटर हुई थी ट्रेकिया, ये ट्रेकिया आगे 2 ट्यूब में टूटा था ना, तो ये दूसरा लंग यहाँ पे होगा, मैं दूसरा लंग नहीं बना रही। तो इस तरीके से ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई ने मज़ीद टूटना है, छोटे ट्यूब्स के अंदर इसने टूटते रहना है, ऐसे करके मज़ीद छोटे छोटे ट्यूब के अंदर टूटते जाना है। ठीक है, जितनी मर्ज़ी छोटे ट्यूब बना लो, बहुत ज़्यादा छोटी ट्यूब्स होती हैं। अब सबसे जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं ना, इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स सबसे एंड पे जाके टूट जाती हैं और उन्होंने टूट के एल्वुलर डक्ट बनानी है। ये मान लो ये एल्वुलर डक्ट है। ठीक है, इस एल्वुलर डक्ट के आगे मज़ीद आपको छोटे छोटे से अंगूरों की तरह, जिस तरह अंगूरों का गुच्छा नहीं होता, उसी तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनको एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एल्वुलर डक्ट, एक एल्वुलर डक्ट के बाद आपको कई अंगूरों की तरह, अंगूरों का जिस तरह गुच्छा होता है उसी तरह ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये छोटे छोटे गुब्बारे लगा लो ऐसे करके। ठीक है, उनको हम कहते हैं एल्वुलाई। ठीक हो गया। तो ये एल्वुलाई कैसी है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, ये एल्वुलर डक्ट है, ये ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे करके। ठीक, और इनके ऊपर ऐसे करके ब्लड वेसल्स का, कौन सी ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका इनके ऊपर सारा जाल बिछा हुआ है, उन कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया, और इनके अंदर हवा आ रही है। ठीक है, तो इस लेवल पे मैंने आपको बताया था गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, जिसमें ये जो हवा ऊपर से आ रही है, क्योंकि ये इस तरह सारी हवा आती जा रही है ना, ये सारी हवा आ रही है, ट्रेकिया से अंदर आई, ब्रोंकाई में आई, ब्रोंक्यूज़ में गई, फिर एल्वुलर डक्ट में गई, फिर एल्वुलर डक्ट से अल्टीमेटली एल्वुलाई के अंदर हवा आ गई। तो ये वही हवा है एल्वुलाई के अंदर जो आई हुई है, ये वो हवा है जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाहर से आ रही है। ठीक, और जो ये जो एल्वुलाई है, मैंने आपको बताया इनके ऊपर कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का जाल बिछा हुआ है। ये देखें, ये एक एल्वुलाई उन्होंने दिखाई हुई है, और ये एक एल्वुलाई उन्होंने जूम करके दिखाई हुई है। इसके ऊपर कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का सारा जाल बिछा हुआ है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, और उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अभी क्या करेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से, इस
हवा में आ जाएगी, और ये जो हवा है इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन इस हवा से इस ब्लड के अंदर आ जाएगी, तो ये गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं। बुक में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? बुक में वो ये बात कर रहे हैं कि जो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई है ना, वो कह रहे हैं कि जो ट्रेकिया है ये एक लंबी ट्यूब है, 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। ठीक है, ये देखिए उन्होंने लैरिंक्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, लैरिंक्स के बाद ये सारा उन्होंने ट्रेकिया का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये सारा ट्रेकिया है, एक 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो लैरिंक्स के साथ अटैच्ड है, बिल्कुल इसके ऊपर लैरिंक्स ही है। इट एंड्स इन 2 ब्रांचेज, इसने आगे डिवाइड हो जाना है, 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाना है, और दोनों ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई कहते हैं। और एक ब्रांच की अगर मैं बात करूँ, इसको ब्रोंकस कहेंगे, इसको भी ब्रोंकस कहेंगे, लेकिन दोनों को मिला के हम ब्रोंकाई कहेंगे। वो कहते हैं हर ब्रोंकस जो है उसने अपने साइड के लंग्स में एंटर हो जाना है। ये वाली ब्रोंकस इस लंग में और ये वाली ब्रोंकस इस लंग में एंटर कर जाएगी। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई है ना, ये सारा ट्रेकिया और ये ब्रोंकाई, इसके अंदर की तरफ लाइनिंग की हुई है म्यूकस और सीलिया की। क्यों? क्योंकि जो हवा अभी भी अंदर आ रही है ना, हो सकता है अभी भी उस हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल हो। वैसे तो अल्लाह ताला ने नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर रखे हुए हैं और म्यूकस वहाँ पे भी मौजूद था डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डस्ट पार्टिकल बच गया है जो इसकी पकड़ से बच गया है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया इसकी पकड़ से बच गया और वो नीचे आ गया है, तो फिर भी आगे अल्लाह ताला ने ट्रेकिया की जो वॉल है ना उसके अंदर भी म्यूकस और सीलिया रख दी हैं। ये म्यूकस क्या करते हैं जी स्टूडेंट्स, जैसे समझ लें ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया की वॉल है, तो ट्रेकिया की वॉल के अंदर ना ऐसे करके म्यूकस होगा। म्यूकस मैंने आपको बताया था क्या है, एक स्लाइमी सा मटीरियल है, चिपचिपा सा मटीरियल है। उस मटीरियल ने क्या करना है, ऊपर से कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है या डस्ट पार्टिकल आ रहा है ना, इसने उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेना है, ट्रैप कर लिया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बाल भी रखे हुए हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको सीलिया कहते हैं। ठीक, ऐसे पड़े हुए हैं। अब क्या होगा, जब ये जो म्यूकस है इसने ऊपर से कोई भी डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप कर लिया, तो बाद में सीलिया क्या करेंगे, बीट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे। ये सारे बाल लगे हुए हैं, इन बालों ने ना ऐसे ऐसे करके बीट करना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऊपर की तरफ, और ये जो म्यूकस है इसको ऊपर की तरफ फेंकना है। अब ये म्यूकस ऊपर की तरफ आता रहेगा, तो ऊपर की तरफ कहाँ जाएगा, ये देखें, ये सारा म्यूकस इस तरह ऊपर की तरफ आता रहेगा, क्योंकि वो जो बाल इसके लाइनिंग के अंदर मौजूद है, उन्होंने ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ इस म्यूकस को धक्का मार के फेंकते रहना है। ये ऊपर की तरफ आता रहेगा। इस म्यूकस के अंदर आपको पता है ख़तरनाक बैक्टीरिया हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं जो फजूल चीज़ हैं। ये ऊपर की तरफ फेरेंक्स में आ जाएगा। अब फेरेंक्स से आगे ये फेरेंक्स में आएगा, और फेरेंक्स से जब आप ना थोड़ी थोड़ी बाद चीज़ें निकलते हो, अपनी थूक निकलते हो थोड़ी देर बाद, गौर करना आप, तो जब आप थूक निकलोगे ना, तो उस थूक के साथ ये आपके फूड पाइप में चला जाएगा। फूड पाइप में आगे स्टमक आता है, आपको पता है, और स्टमक के अंदर एसिड पड़ा हुआ है, जो तेज़ाब है, उस एसिड ने क्या करना है, फिर उन बैक्टीरिया को और वो जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको जला देना है। तो इस तरीके से इस तरीके से काम चल रहा होता है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि जो म्यूकस है उसने क्या करना है, जो ट्रेकिया की लाइनिंग में पड़ा हुआ है उसने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना है और बैक्टीरिया को ट्रैप करना है। फिर जब ट्रैप कर लिया, फिर सीलिया क्या करेगा, अब इन पार्टिकल्स को और इस म्यूकस को मूव करेगा अपवर्ड टू द फेरेंक्स, ऊपर की तरफ ऐसे करके सीलिया बीट करेगा। ये सीलिया इसने ऐसे ऐसे करके बीट करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये जो म्यूकस है इसको धक्का मार के ऊपर फेरेंक्स में भेज देना है। और फेरेंक्स से फिर आगे उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको आगे भी बता दिया, आगे इसने नीचे स्टमक में चले जाना और स्टमक में जाके एसिड ने उसको बर्न कर देना है। दूसरा वो कह रहा है कि एक दूसरा ट्रेकिया की वॉल के अंदर कार्टिलेजेस मौजूद हैं जो कि सी शेप्ड कार्टिलेज हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ट्रेकिया की वॉल में ऐसे करके ना सी शेप्ड कार्टिलेज हैं। सी शेप्ड कार्टिलेज का मतलब ये होता है, अगर ये मैं ट्रेकिया सारा बनाऊँ तो ये ऐसी कार्टिलेज हैं, सी शेप्ड, ये सी शेप्ड है ना, मतलब कि ऐसी पीछे से बंद नहीं है ये कार्टिलेजेस, ये ऐसे सी बनता है ना, पीछे से खुली हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी ट्रेकिया की वॉल में सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद होती हैं। कार्टिलेज क्या है, ये एक टिश्यू है, जिस तरह आपका बोन हड्डी नहीं होती, लेकिन ये हड्डी से नरम होता है, हड्डी बहुत सख्त होती है ना, जिस तरह कि आप अपने कानों में हाथ लगाएं तो आपको सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये कार्टिलेज है। आप अपने नाक पे हाथ लगाएं तो ये हड्डी नहीं है, नाक को अगर आप हाथ लगाएंगे ना तो ये कार्टिलेज है। तो इस तरीके से इसी तरह की कार्टिलेज जो होती है, सी शेप्ड कार्टिलेज ट्रेकिया की वॉल के अंदर मौजूद है। वो कहता है कि जबकि ट्रेकिया की वॉल के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज है, ये आपने बात याद रखनी है, सारी सी शेप्ड कार्टिलेज देखें लिखाया हुआ है उसने, जबकि ब्रोंकाई की वॉल के अंदर प्लेट लाइक कार्टिलेज है। ठीक है, ट्रेकिया आगे जाके ब्रोंकाई में टूटा था ना, तो वो जो ब्रोंकाई है उसकी वॉल के अंदर जो कार्टिलेज है वो प्लेट लाइक कार्टिलेज है। प्लेट लाइक कार्टिलेज और इस दोनों में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स? प्लेट लाइक कार्टिलेज ना प्लेट की तरह ही होती है बिल्कुल, जिस तरह
मतलब उस तरह फ्लैट कार्टिलेज है, फ्लैट है, पतली सी है, और सी शेप्ड कार्टिलेज बिल्कुल इस तरह, जैसे सी नहीं बना होता उस तरह होती है। तो ये कार्टिलेज ट्रेकिया के अंदर आपको मिलेगी, और सी शेप्ड कार्टिलेज आपको ब्रोंकाई के अंदर मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे बार बार पूछेंगे, यही तो डिफरेंस है इन दोनों में कि ट्रेकिया के अंदर सी की तरह सी शेप्ड और ब्रोंकाई के अंदर प्लेट लाइक कार्टिलेज है। उसके बाद वो कहता है कि वही बात कि ब्रोंकाई की वॉल्स के अंदर ये जो ब्रोंकाई हैं इनकी वॉल के अंदर जो कार्टिलेज है वो प्लेट लाइक कार्टिलेज है। इन कार्टिलेज का मकसद क्या होता है, ताकि ट्रेकिया और ब्रोंकाई को, देखो जब ट्रेकिया के अंदर हवा है तब तो वो खुला ही खुला है, तो जब हवा नहीं होगी तो क्या ट्रेकिया बंद हो जाएगा या ये जो ब्रोंकाई है बंद हो जाएंगे? तो उस केस में भी खुले रहें, इन ये कार्टिलेज ने क्या करना है, उस केस में भी इनको बंद नहीं होने देना। जब हवा इनके अंदर मौजूद नहीं है तब भी इनको खोल के रखना है। तो वही बात लिखी हुई है कि कार्टिलेज ने क्या करना है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई को क्या करना है, फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से बचाना है, बंद होने से बचाना है। इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन देम, जब उनके अंदर अभी कोई हवा नहीं भी मौजूद, तब भी हवा मौजूद है तब तो वो खुले ही होंगे ना, लेकिन जब हवा नहीं भी है तो वो पिचक ना जाए, बंद ना हो जाए, इनको तब उस सूरत में भी खोल के रखना इस कार्टिलेज का काम होता है। अब मैंने आपको बताया था ब्रोंकाई ने आगे जाके मज़ीद छोटे ट्यूब्स में टूट जाना है, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। वही बात उसने लिखा है कि लंग्स के अंदर दोनों ब्रोंकाई मज़ीद टूटते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे छोटे ट्यूब्स के अंदर, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती रहेगी ना, तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज की तादाद कम होती रहती है। मतलब शुरू में कार्टिलेज की तादाद बहुत ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे ब्रांच बनती जा रही कार्टिलेज की तादाद कम होती जा रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वो कहता है इवन जो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स है ना, जो सबसे एंड पे जाके ब्रोंक्यूल्स बनती हैं, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर तो कार्टिलेज होती ही नहीं है, इतनी कम होगी कि ख़त्म ही होगी कार्टिलेज, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि हर ब्रोंक्यूल जो होती है वो एंड होती है एल्वुलर डक्ट में। मैंने आपको बताया था हर ब्रोंक्यूल ने आगे जाना है, ये ब्रोंक्यूल है, देखें ब्रोंकाई ने डिवाइड हो के ब्रोंक्यूल बनाना था, अब हर ब्रोंक्यूल ने आगे जाके डिवाइड होना है और डिवाइड होके एल्वुलर डक्ट बना देनी है। ये एल्वुलर डक्ट है। एल्वुलर डक्ट जो होगी और मज़ीद ओपन होगी क्लस्टर ऑफ पाउचेज़ में। ये देखें क्लस्टर का मतलब है झुरमट, कई पाउचेज़ हैं। और ये देखिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, आपका पाउच कैसा होता है जिसमें आप पैसे रखते हैं, ऐसा होता है, एक तरफ से बंद होता है और एक तरफ से खुला होता है। तो इसलिए उसने इसको कहा है कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और क्लस्टर ऑफ पाउचेज़, ये एक पाउच, दूसरा पाउच, तीसरा पाउच, चौथा, पांचवा, इस तरह, ठीक है। तो क्लस्टर ऑफ पाउचेज़ होते हैं। ये जो एल्वुलर डक्ट है ये ओपन हो रही होती है क्लस्टर ऑफ पाउचेज़ में, जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं। ये जो वो कहते हैं ये जो पाउचेज़ है ना, ये थिन वॉल्ड पाउचेज़ होते हैं। इनकी वॉल बड़ी थिन होती है। क्यों थिन होती है? क्योंकि यहीं से तो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होना है। अगर यही मोटी होगी तो कैसे गैशियस एक्सचेंज होगा? तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बड़ा पतला पतला रखा हुआ है, बहुत थिन वॉल्ड है, ठीक है। इनके वॉल्स बहुत पतली पतली होती हैं। जैसा कि एक एल्वुलाई की अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो एक एल्वुलाई की ऐसे इतनी पतली वॉल है, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ऐसे करके बस, ताकि यहाँ से आराम से गैशियस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। अब वो कहता है कि हर एल्वुलस जो एल्वुलस है सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। वही आगे उन्होंने एक एल्वुलस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, देखें हर एल्वुलस जो होती है उसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, ठीक हो गया। ये नज़र आ रहा है आपको, पूरी उसके ऊपर पूरा ब्लड वेसल्स का जो कि कैपिलरीज हैं उनका जाल बिछा हुआ है। देखें एक एल्वुलस है और इसके ऊपर एक कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, ठीक हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी सारा वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा आगे वो कह रहा है कि जब एयर एल्वुलाई तक पहुंचती है ना तो फिर क्या होता है, एल्वुलाई के लेवल पे हम ये बहुत लाख करोड़ बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एयर इनटू ब्लड। यही तो अभी तो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा, एल्वुलाई के लेवल पे तो सारा काम हो रहा होता है ना। ये देखें ये एल्वुलाई है, एक एल्वुलाई की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और एल्वुलाई के ऊपर आपको पता है ब्लड वेसल्स का सारा जाल बिछा हुआ है। तो मैं ये ब्लड वेसल ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ से हवा इधर जाएगी और यहाँ से हवा इधर जाएगी, एल्वुलाई के लेवल पे यही चल रहा होता है ना। तो वही कह रहा है कि एल्वुलाई के लेवल पे क्या होता है, ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम एयर इनटू ब्लड, क्योंकि जो हवा आ रही है उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी। और जो ब्लड है उसके अंदर आपको पता है ये जो ब्लड है ये वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेल्स ने क्या किया था, ऑक्सीजन इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी। तो इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ से इसमें डाल दिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इस ब्लड के अंदर जो बहुत ज़्यादा मौजूद थी अब उसको हवा में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो एक वेस्ट गैस है, उसको बॉडी से निकालना ज़रूरी है। तो उसको एल्वुलाई के अंदर ये सारा काम एल्वुलाई के लेवल पे ही हो रहा है ना, तो एल्वुलाई के लेवल पे सारा काम हो रहा होता है जिसमें उसको एल्वुलाई में सारा काम चल रहा होता है। बस उन्होंने ये बात लिखी हुई है, ठीक है। आगे ये बात ये वाला जो साइड बॉक्स है तब आपको समझ आएगा जब अगले वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक होगा, तब मैं आपको साइड में समझा दूँगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।